Hello, good morning, students. Welcome to Vision classes. To subscribe, share and like my YouTube channel Vision classes. जैसा कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टर्म के न्यूमेरिकल्स सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। आज जो हमारा जो मेन टॉपिक होगा बेटा वो होगा एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला, और उसी के अंदर हम सीखेंगे एक नया टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट्स। ये लास्ट पार्ट होगा हमारे पास हमारे फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को, जिसमें हम आज डिस्कस जो करने वाले हैं वो आपके पास है एम्पेरिकल फार्मूला। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, सबसे मेनली अगर बात करें जो हमारा केमिकल फार्मूला है उसको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक आपके पास एम्पेरिकल होता है और दूसरा होता है आपके पास मोलिकुलर फार्मूला। अब हम जब भी हम कोई भी अगर हम सबसे पहले बात करते हैं केमिकल फार्मूला की, तो सभी सब बच्चों को पता है कि कोई भी जब हम केमिकल कंपाउंड को राइट डाउन करते हैं तो उसके अंदर हम एब्रीवेटेड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो उनके सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम का सिंबल Na है, कार्बन का सिंबल C है, या आपके पास ऑक्सीजन का O है। तो हम सिंबल का यूज़ करते हैं उसको एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर राइट डाउन करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास केमिकल फार्मूला है वो क्या एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है किसका, आपके पास मोलिकुल ऑफ सबस्टांस। उस मोलिकुल ऑफ सबस्टांस के अंदर क्या हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, और उन वेरियस एलिमेंट को हम किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सोडियम को Na से लिख दिया, कार्बन को C से लिख दिया, सिलिकॉन को Si से लिख दिया, नाइट्रोजन को N से लिख दिया। तो हम उस सिंबल का यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल फार्मूला। तो हमने ये बात सीखी है कि जो केमिकल कंपाउंड थे उन केमिकल कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट के सिंबल है उनको हम एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर उनके सिंबल्स के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने इस केमिकल फार्मूला को दो टाइप से डिवाइड कर रखा है बेटा, एक है एम्पेरिकल और एक है मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला एक्चुअली है क्या। ई एफ का मतलब है एम्पेरिकल फार्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें हम तो क्या है, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ the empirical formula is the simplest whole number ratio of atom present in a compound कि इम्पेरिकल फॉर्मूला एक वो सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो है किसका, एटम का, जो किस में प्रेजेंट होता है, कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ये मेरे को एक एग्जांपल लिखना है, जैसे मेरे पास बेंजीन ही है, तो बेंजीन के अंदर क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन और क्या होता है, हाइड्रोजन। तो ये जो आपके पास CS जो मैंने लिखा दैट इज़ द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। और इसी के अंदर में अगर मोलिकुलर फार्मूला लिखना हो तो होता है C6H6 तो दैट इज़ द टू डिफरेंस बिटवीन या मेन डिफरेंस बिटवीन इम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो जो आपके पास मोलिकुलर फार्मूला है वो हमें बताता है उसके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मोलिकुल ऑफ कंपाउंड। कितने एग्जैक्ट एटम है भाई, कार्बन 6 एटम है, हाइड्रोजन 6 है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम किसी मोलिकुल ऑफ कंपाउंड में बताता है वो तो आपके पास है मोलिकुलर फार्मूला। और जो आपके पास एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो भी किसी एटम जो प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर तो उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो इसको इम्पेरिकल और उसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फार्मूला। अभी जैसे ये तो इम्पेरिकल की डेफिनेशन होगी, उसी के बाद हम जैसे यहाँ पे बताते हैं मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, द फार्मूला
द मोलिकुलर फॉर्मूला is the exact number of different type of atom present in a molecule of a compound, इन मोलिकुल ऑफ ए कंपाउंड। ओके, तो ध्यान रखेंगे जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ, भाई एटम ये थोड़ी है कि इस मोलिकुलर फॉर्मूला एक ही एटम, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH या C6H6 लिख दिया, तो इसमें एक एटम कौन है, कार्बन, और एक कौन है आपके पास, हाइड्रोजन है, तो दो अलग अलग हो गए ना आपके पास। तो उसमें डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट हो सकते हैं किसमें, एक मोलिकुल ऑफ ए कंपाउंड के अंदर। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट, एग्जैक्ट बताए उसके बारे में, तो वो एग्जैक्ट बताता है, तो वो तो आपके पास मोलिकुलर है। और आपके पास जो सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो के अंदर है, ये मतलब जो एग्जैक्ट नहीं बताता, तो वो आपके पास कौन है, इम्पेरिकल है। वो कौन आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तो दोनों की डेफिनेशन हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इसी के अंदर हम बेटा जैसे देखो एक टेबल बनाते हैं हम यहाँ पे। इस टेबल में मैंने इस एड में लिख दिया इम्पेरिकल फार्मूला और यहाँ पे लिख दिया मोलिकुलर फार्मूला। जैसे मैंने लिखा देखो CH2O, इसको बोलते हैं क्या है, जैसे ये इम्पेरिकल फार्मूला किसका है, एसिटिक एसिड का, और इसी का जो मोलिकुलर फार्मूला क्या है, CH3COH। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें अच्छा ये एक चीज़ ध्यान और देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, अच्छा ठीक है, इसको मतलब इस टाइप से लिखा गया क्योंकि यहाँ पे N है, यहाँ पे क्या है N, और N का मान मेरे पास यहाँ पे कितना है 2 है, N का मान कितना है 2 है आपके पास। ओके, क्योंकि N का मान अगर हम 2 लेंगे तो C2 हो गए, तो इस चीज़ को ऐसे लिख देंगे CH2O और यहाँ पे होल ट्वाइस आ जाएगा। तो C भी कितने 2, H कितने 4, ऑक्सीजन कितने 2, तो यहाँ पे भी देखें ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, और कार्बन कितने हैं 2 हैं आपके पास। ठीक है तो ये तो इसका क्या है इम्पेरिकल। तो अगर हमें हमारे पास ये होता है, इससे हम ये नहीं बता सकते कि ये एग्जैक्ट किसका है, तो एग्जैक्ट एक्चुअल जो बताता है वो ये बताता है मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, और ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर रहता है। अब रेशियो के अंदर मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे हो गया भाई, कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, और N की वैल्यू लेंगे तब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा C2H4O2, C2H4O2। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे ना भाई 2 4 2, अब हमने काट दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो भी क्या बनेगा 1:2:1। तो एक सिंपलेस्ट रेशियो तो है, वो तो क्या है इम्पेरिकल है। और एग्जैक्ट अगर बताता है मेरे पास कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है किसी मोलिकुलर कंपाउंड के अंदर, उसका एग्जैक्ट केमिकल फार्मूला बताता है, वो आपके पास कौन है, मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक इम्पोर्टेंट बात और बताते हैं आपको कि कभी भी किसी जैसे ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें इम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला किसी भी चीज़ का सेम हो सकता है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें इम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला दोनों सेम हो सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे उस केस के अंदर वो आपके पास होता है जहाँ N की वैल्यू 1 होती है, जहाँ N की वैल्यू क्या है आपके पास 1 होती है, तो उसमें आपका इम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। कब, जब N का मान 1 हो, बस ये सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब N = 1 तो इम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला दोनों क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। जैसे मान लो यही आपके पास है जैसे मान लो मैंने लिखा हो यहाँ पे एक एग्जांपल और करते हैं, देखो जैसे मैंने लिखा NH3, क्या लिख दिया NH3 अमोनिया लिख दिया, तो यही इसका इम्पेरिकल है और यही क्या है इसका मोलिकुलर है, यही क्या है इसका मोलिकुलर। या मैंने लिख दिया कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट, तो यही इसका इम्पेरिकल है और यही क्या है इसका मोलिकुलर है। तो बेटा ध्यान रखेंगे इन दोनों केस के अंदर N का मान कितना है 1 है, N का मान कितना है 1 है आपके पास। तो N का मान अगर 1 बराबर होता है =1 तो उसमें इम्पेरिकल और मोलिकुलर बराबर होता है। और N का मान कोई मान डिफरेंट हो तो इम्पेरिकल और मोलिकुलर दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, और कोई भी चीज़ को हम, कोई भी आपके पास मोलिकुलर फार्मूला हो किसी भी कंपाउंड का,
वो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है। अब हम सीखते इसी के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, कि कोई कंपाउंड है उसमें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसमें हमारे पास 5 स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड और स्टेप फोर्थ, ठीक है, और स्टेप फिफ्थ। ये 5 स्टेप है जिससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या मिलता है, पहले स्टेप में आपको परसेंटेज मिलता है। जो भी एलिमेंट है आपके पास, जो भी कंपाउंड है ना, उसमें उनकी क्या मिलेगी, परसेंटेज मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, परसेंटेज आपको मिलेगी, परसेंटेज मिलेगी आपको। और दूसरा आपको उसके अंदर मिलेगा आपको एटॉमिक मास। और क्या मिलेगा आपको, एटॉमिक मास एलिमेंट का। पहले स्टेप के अंदर सबसे पहला जो स्टेप आपके पास, जो भी आपके पास फॉर्मूला है उसके अंदर उसकी परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। सेकंड जो स्टेप है ये किसका है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, या एटम का हो सकता है। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, सेकंड स्टेप में निकालते हैं ग्राम एटम, ग्राम एटम, ग्राम एटम या मोल, ग्राम एटम या मोल को फाइंड आउट करते हैं। अब ग्राम एटम और या मोल को कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, तो बिल्कुल आसान है। परसेंटेज अपॉन में, परसेंटेज अपॉन जो भी आपके पास एटॉमिक मास एलिमेंट का है, एटॉमिक मास जो भी एलिमेंट का आपके पास है, उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ग्राम एटम या मोल फाइंड आउट हो जाएंगे। तो वही तो है परसेंटेज मास अपॉन में एटॉमिक मास, मास अपॉन में एटॉमिक मास, वही तो क्या होता है आपका, मोल होता है ना। तो मास अपॉन में एटॉमिक मास। तो दूसरे स्टेप में आप ये काम करते हो। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप के अंदर आप जो है आपके पास एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करते हो। आप एटॉमिक रेशियो आप तीसरे स्टेप में फाइंड आउट करते हो एटॉमिक रेशियो को, या इसका हम एक नाम और बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो मोलर रेशियो, एटॉमिक रेशियो, या इसको क्या बोलते हैं, मोलर रेशियो। आप ध्यान रखेंगे इसमें आप क्या करते हो, जब भी आप ये सेकंड स्टेप में करोगे, उस सेकंड स्टेप के अंदर जो भी वैल्यू, मान लो 3 वैल्यू आएंगे आपके पास, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। तो आपको ये देखना है कि इनमें से तीनों में से, मान लो 3 एलिमेंट थे, तो तीनों में से सबसे नियरेस्ट, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है आपके अंदर। तो इस एटॉमिक रेशियो के अंदर हम क्या करेंगे, या मोलर रेशियो के अंदर, इन जो आपने स्टेप नंबर सेकंड के अंदर जो भी मोल निकाले थे या ग्राम एटम निकाले थे, उन तीनों में से, या 3 एटम 3 एलिमेंट है तो 3 हो जाएंगे, 4 है तो 4 हो जाएंगे। इनमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको हम एक दूसरे से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक टाइप एग्जांपल के लिए एक्स वाई वैल्यू मेरी सबसे छोटी है, वाई वैल्यू क्या है, सबसे छोटी है। तो मैंने क्या किया, एक्स को भी वाई से डिवाइड कर दिया, वाई को वाई से कर दिया, और जेड को भी वाई से कर दिया। इसका मतलब मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू वाई थी, तो मैंने इस पहली वाले परसेंटेज एलिमेंट का था उससे भी डिवाइड कर दिया, दूसरी से कर दिया, तीसरी से कर दिया। तो ये मेरे पास आ जाएगा एटॉमिक रेशियो या मोलर रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट बात ध्यान रखेंगे स्टेप नंबर 4 के अंदर। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमें क्या करना है, जो आपके पास वैल्यू जो आएंगी यहाँ से जो करके आओगे, तो उन वैल्यू के अंदर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो फ्रैक्शनल रेशियो के अंदर नहीं होने चाहिए। उनको आपको एक सिंपल, उनको क्या बनाना है, एक सिंपल वोल नंबर रेशियो बनाना है, वोल नंबर रेशियो बनाना है। क्योंकि इम्पेरिकल फार्मूला कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, इम्पेरिकल फार्मूला कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या तो अगर आप किसी इंटीजर की ज़रूरत पड़ रही है आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको एक सिंपल वोल नंबर रेशियो बनाने के लिए। और काफ़ी टाइम ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास वैल्यू एग्जैक्ट एक नंबर में आ जाती है, ठीक है, तो फिर ऑलरेडी आपका ठीक है। या फ्रैक्शन में आता है तो फिर आप कोई भी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करके उसको आप किस में लेके आओगे, एक नंबर के अंदर लेके आए, तब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये बातें भी, ठीक है।
तो ये आप, और जो लास्ट स्टेप फिफ्थ है उसमें हमारा जो इम्पेरिकल फार्मूला है वो बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बन के तैयार होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो इस एक्स वाई को मैंने डिवाइड किया, तो मान लो इससे मेरे एक इंटीजर आया एक, ठीक है। उसके बाद इसको क्या, मैं मान लो इसको दो मान लो, चलो एक्स और वाई को डिवाइड किया, मान लो दो आया, वाई और वाई को किया एक आ गया, और इसको मैंने डिवाइड किया, मान लो ये मेरा कितना आ गया, ये भी वन आ गया, ये भी क्या आ गया, वन आ गया मान लो हमने। तो स्टेप फिफ्थ के अंदर हमारा इंपेरिकल फार्मूला तैयार हो गया है कि मेरे को पता लगा पहला एलिमेंट के नीचे जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई है, जो 2 आई है, तो मैं ऐसे लिखूंगा क्योंकि मेरा एलिमेंट कौन था, एक्स था ना, ये तो पहला एलिमेंट कौन था, एक्स था, तो मैंने लिख दिया x2। फिर दूसरा कौन आया मेरा, y की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी, 1, तो 1 लिख दिया। z की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी, 1। तो ये मेरे पास जो बन के आया है वो मेरा क्या बन गया, इम्पेरिकल फार्मूला बन गया। क्या बन गया, इम्पेरिकल फार्मूला आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो आइए अब इसको देखते हुए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो आपके पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर हमें क्या पाया गया, कार्बन कितना है 34.6%, हाइड्रोजन कितना है 3.85%, और ऑक्सीजन है आपके पास 61.55%, 61.55, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें हमारे पास इसने एटॉमिक मास भी दिया है। जो एटॉमिक मास है कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का 1, और ऑक्सीजन का कितना आएगा 16। ये भी हमें शिव ने गिवन कर दिया। तो हम वही करेंगे, तो हम एक जैसे एक टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन एलिमेंट मिले आपको, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा इधर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट मेरे को मिले हैं, ठीक है। उस और सेकंड स्टेप में क्या मेरे पास है, थोड़े एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं ऊपर। तो ये तो एलिमेंट थे आपके पास, फिर परसेंटेज आपको मिल गया, एटॉमिक मास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, और परसेंटेज का कितना मिला मेरे को 34.6, इसका कितना मिला 3.85, इसका कितना मिला है 61.55, 61.55, ये मेरे को मिला है। एटॉमिक मास भी लिख लूँ, कार्बन का 12, इसका 1, इसका 16। तो मैंने बताया था ये डाटा मिलते हैं हमें। अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे वही निकालते हैं, ग्राम एटम या क्या निकालते हैं, मोल, ग्राम एटम या मोल निकालते हैं, ग्राम एटम या क्या फाइंड आउट करते हैं, जी का मतलब ग्राम, ए का मतलब एटम, और मोल, ठीक है। तो वही तो करते हैं, परसेंटेज को किससे डिवाइड कर देते हैं, जैसे मैंने किया 34.6 डिवाइडेड 12, 34.6 डिवाइडेड 12, इसकी तरह इसमें कितना हो जाएगा 3.85 डिवाइडेड 1, ये कितना आ गया 61.55 डिवाइडेड 16। तो जब इनको आप डिवाइड करोगे, जब आप इनको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक वैल्यू आएंगी, मतलब मोल आएगा आपके पास। तो देखो कितने आएंगे आपके पास, जैसे इसको डिवाइड किया आपने तो ये आएगा 2.88, ये कितना आ गया 3.85, ये कितना आ गया, ये भी आपके पास आएगा 3.85। तो ये हमारे पास आ गया इतना, ठीक है। अब देखो, अब आपको हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, हम निकालते हैं एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक रेशियो। तो मेरे को देखना था कि इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन है, तो देखो इसमें सबसे छोटी कौन है, यही है। तो इसी को पर्टिकुलर जो भी आपके पास एलिमेंट मिले हैं उनकी वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 2.88 को डिवाइड कर दिया 2.88 से। इसमें क्या करेंगे 3.85 को डिवाइड कर दिया 2.88 से। इसी तरह इसमें क्या करेंगे 3.85 को डिवाइड कर दिया 2.88 से। तो देखो ये तो सीधा एग्जैक्ट कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू तो आप सोल्व करोगे तो ये तो एग्जैक्ट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको आप सोल्व करोगे तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये जैसे आएगा 4/3, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1.3। क्या लिख सकता हूँ 1. ये मैं मेरे को इधर लिख, मेरे पास फ्रैक्शन में आ गया ये 1.3। इसी तरह ये भी कितना आएगा मेरे पास 1.3। अब देखो मैंने बताया था कि इंपेरिकल फार्मूला में फ्रैक्शन में नहीं होता, आपके पास एग्जैक्ट नंबर बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें ताकि एक एग्जैक्ट नंबर बन जाए। क्या बन जाए, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास बन जाए। तो मैंने क्या किया, इस जो मेरे पास आया है, एक आया 1 आया है, एक मान 1.3 आया है, एक 1.3 आया है। तो मैंने क्या कर दिया, इस पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
पूरे कितने कर दिया 3 से, इसको भी 3 से, मैंने एक इंटीजर लिया उसको 3 से कर दिया मल्टीप्लाई इसका, तो ये तो कितना आ गया, ये तो 3 आ गया, ये तो कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 3 3 9, 3 कम 3, तो ये 3.9 है, कितना है 3.9 है, और ये भी कितना आएगा 3.9। तो जब आपके पास ये जो डिजिट है ये 5 से बड़ा है ना, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक एक बढ़ जाएगा ये, तो इसका मतलब मेरा रेशियो क्या बन गया, पहले तो 3 एग्जैक्ट था, दूसरा मेरे पास 4, दूसरा भी कितना बन गया 4 बन गया, जिसका मतलब इम्पेरिकल फॉर्मूला मेरे के अंदर ये बन के आएगा C3H4 और O4, C3H4O4, तो ये मेरा आंसर हो गया C3H4O4, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर बन के आ गए मेरे पास। ठीक है, तो एक नंबर पूरा कंप्लीट बनना चाहिए आपके पास, तभी आपके पास क्या बनता है, आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला बनता है। तो ये हम कोई भी एक डिजिट ले सकते हैं जिससे आप उसको मल्टीप्लाई करके एक ऐसे एक नंबर बना सको। ठीक है, तो ये हमने एक क्वेश्चन किया, आई होप आपको सभी को क्लियर आउट हो गया होगा। फिर इसी के अंदर कुछ छोटी बातें और हैं कि भाई मोलिकुलर फॉर्मूला आप जब आइडेंटिफाई करते हो तो उसके लिए आपको किन किन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू में इम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू में इम्पेरिकल फॉर्मूला, या मेरे को n का मान निकालना हो तो क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन में इम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला इंटू में इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये हो गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आप एक बात और ध्यान रखो, किसी क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू और आपके पास, और n जो हमारे पास होता है, जो n होता है वो किसके बराबर ही होता है, मोलिकुलर मास अपॉन में इम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब देखो जो मोलिकुलर फॉर्मूला था ना, उस मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर जो भी आपके पास एलिमेंट है उनकी अगर मास का सम कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मोलिकुलर मास बन जाता है। क्या बन जाता है, मोलिकुलर मास बन जाता है आपके पास। ठीक है, और इसी सिमिलर मैनर से हम इम्पेरिकल फॉर्मूला मास को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट, क्योंकि इम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो n कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा तो ये था आपके पास। एक फार्मूला और भी है, काफ़ी टाइम ये ऐसे करता है, एक होता है आपके पास इसमें मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू में वी डी, 2 इंटू में वी डी, 2 इंटू में वी डी। किसी केस के अंदर, किसी न्यूमेरिकल केस में क्या करता है वो आपको वी डी का मतलब वेपर डेंसिटी दे देता है। वी डी का मतलब क्या देता है, वेपर डेंसिटी आपको दे देता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर जी हमने मोलिकुलर मास ऐसे लिखेंगे, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर, रुको एक मिनट, मैंने क्या बताया है कि भाई मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू में वी डी, 2 इंटू में वी डी, 2 इंटू में वी डी आपके पास। ठीक है, क्योंकि किसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास डायरेक्ट आपको मोलिकुलर मास लिखना हो तो वो किसी क्वेश्चन के अंदर वेपर डेंसिटी दे देगा आपसे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो ये सारे आपके पास कैसे डिटर्मिनेशन करते हो आप मोलिकुलर फॉर्मूला को, उसको और हम और न्यूमेरिकल करते हैं अभी। अब देखो एक क्वेश्चन हमारे पास है, डिटरमाइन इम्पेरिकल फॉर्मूला, परसेंटेज मेरे को दे दी, एटॉमिक मास मेरे को दे दिया, ऑक्सीजन की परसेंटेज दे दी और उसका भी एटॉमिक मास दे दिया। तो सबसे पहला काम वही है, सिंबल लिखेंगे FeO। पहला हम क्या करते हैं, परसेंटेज जो हमें मिली है 69.9, ये कितनी आपके पास 30.1%। फिर एटॉमिक मास कितना है इसका 56, इसका कितना है 16। तो पहला काम हमारा क्या होता है, ग्राम एटम या मोल को फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करते हैं भाई, जो भी आपके पास परसेंटेज मिली है उससे उसके एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे, जो भी परसेंटेज आपको मिली है
उससे उसके एटॉमिक मास को आप डिवाइड कर दोगे। तो करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आ गया 1.25 और इसको करेंगे 1.88 आ गया मान लो आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या होता है, एटॉमिक रेशियो या मोलर रेशियो, जो आपके पास मोलर रेशियो निकालते हैं, एटॉमिक रेशियो और मोलर रेशियो। तो उसमें हम ये देखते हैं इन दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, ये वाली वैल्यू है, तो इसको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। 1.25 ना 12.5 ना ये 1.25 को 1.25 से डिवाइड कर दिया, 1.88 को भी कितने कर दिया, 1.25 से डिवाइड कर दिया। तो पहली वाली टर्म तो एग्जैक्ट कट जाएगी आपके पास। तो कितना आ गया पहली एफ का, तो एफ का जो आपके पास आया क्या आया, एटॉमिक रेशियो कितना है 1 आ गया। और ऑक्सीजन जो है उसका जो एटॉमिक रेशियो कितना आया 1.5 आया, कितना आ गया 1.5 आ गया आपके पास। ठीक है, या इस 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 3/2, क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसको ऐसे लिखेंगे एफ ई और ओ, तो ये मेरे पास ये तो आ गया 1 और ये कितना आया 3/2, ये कितना आ गया 3/2। ओके, तो आप इसके अंदर ऐसे करके देखो, जैसे मान लो इसको एग्जैक्ट बनाना हो तो इस वाली टर्म को 1 मिनट के लिए हम पहले एक बार या तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो फॉर्मूला बन गया आपके पास Fe2O3 Fe2O3। तो ये आपके पास इंपेरिकल फार्मूला बन के आ गया, वैसे क्वेश्चन का इंपेरिकल फार्मूला तो ये बन के आ गया Fe2O3 कि Fe का नीचे 1 है, ऑक्सीजन का 3/2, तो इस 2 को मैंने इधर कर दिया तो Fe2O3 आपके पास बन गया। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, मान लो मेरे को एक इंटीजर ले लूँ मैं, जैसे 1 और 1.5 है, मैंने इसको भी कितने से कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, इसको कितने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 2, ये कितना आ जाएगा 3.0 आ गया, कितना आ गया 3.0। तो फिर भी मेरे पास आंसर ये आएगा, कितना आएगा Fe2O3। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मैंने एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 से, तो एक एग्जैक्ट नंबर बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास। अब देखें एक क्वेश्चन और है जिसमें हम दोनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, डिटरमाइन इंपेरिकल फार्मूला भी और मोलिकुलर फार्मूला भी। 3 एलिमेंट दे दी, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज रेशियो ये है, इसका ये है, इसका ये है। ऑक्सीजन का 36.7 9.0 और कार्बन का 54.3, और ये इनके क्या दे दिए 12 1 16, इनके दे दिए एटॉमिक मास, क्या दे दिया एटॉमिक मास दे दिया आपके पास, ये है आपके पास इनके एटॉमिक मास। ठीक है, और ये इसका क्या है परसेंटेज है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, ग्राम एटम फाइंड आउट करना या मोल फाइंड आउट करना। तो आप क्या करते हो 54.3 इसको 12 से डिवाइड कर दिया, 9.0 को 1 से कर दिया और 36.7 को डिवाइड कर दिया 16 से। किससे कर दिया 16 से। तो देखो इसको सोल्व करते हो आप तो कितना आएगा, ये आ गया 2.29, इसको करते हैं कितना आ गया, ये सीधा 9.0 आ गया, ये आ गया आपके पास 4.52 आ गया आपके पास। ठीक है, जैसे आप ये निकालते हो मोल, उसके बाद आपसे वो क्या निकलवाता है एटॉमिक रेशियो या क्या निकलता है मोलर रेशियो। तो कैसे करते हैं, इन तीनों में से हम देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो देखो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इसको पर्टिकुलर सभी से डिवाइड कर देंगे। तो देखो कर दो 4.52 को किसने से 2.29 से, ठीक है, 9.0 किसने डिवाइड कर दिया 2.29 से, और 2.29 को किससे कर देंगे 2.29 से। इतना काम कर दिया हमने। इतना करने के बाद हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, नंबर रेशियो। जैसे इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये दोनों डिवाइड किया आपने, तो देखें यहाँ पे जैसे इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपके पास 1.97, ये इसको डिवाइड करेंगे 3.93, ये किया आपने तो ये तो 1.0 आ गया। अब हमें तो सिंपलेस्ट, जो कि हमारा जो फिफ्थ स्टेप वही था कि हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो हमने क्या करेंगे, ये क्या है 1.9, तो इसको हमने एग्जैक्ट कितना मान लिया 2, इसको कितना मान लिया 4, और इसको कितना ये तो 1 है ही, तो इसने हमने एग्जैक्ट कर लिया इसको। 3.9 था तो एक डिजिट बढ़ जाएगा आपके पास, तो 4 हो गया। इसी तरह ये 1.9 है, एक डिजिट बढ़ जाएगा 2 हो गया। तो इसका मतलब आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया C2H4 और O1 तो दैट विल बी द इंपेरिकल फॉर्मूला, दैट विल बी द इंपेरिकल फॉर्मूला C2H4O1 आपके पास। ठीक है अच्छा, अब हमारे पास इसने पूछा है भाई मोलिकुलर फॉर्मूला और निकालो, क्या निकालेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है,
तो मोलिकुलर फॉर्मूला का कैसे फाइंड होता है, एन इंटू में इम्पेरिकल फार्मूला, एन इंटू में इम्पेरिकल फार्मूला। अब मेरे को तो एन का मान अगर पता लग जाए तो मेरे पास एम्पेरिकल फार्मूला मेरे पास है, और एन की वैल्यू और पता लग जाए हमें, तो हम मोलिकुलर फार्मूला आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए एन कैसे निकालते हो आप, देखो अभी बताते हैं। तो ये तो हो गया इतना। एन एन आप कैसे निकालते हो, एन हम निकालते हैं मोलिकुलर मास अपॉन में क्या होता है, इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ मास, इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ मास आपके पास। तो भाई मोलिकुलर मास इसने गिवन दे रखा है, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर है कि इधर देखो मोलिकुलर मास दे रखा कितना है 88U, ठीक है। अच्छा, अब इम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, देखो मेरे पास इम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बना था इम्पेरिकल C2H4O था। और ये भी मेरे को पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 16 है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो भाई 12 इंटू में 2 प्लस 4 इंटू में 1 आपके पास, ओके, प्लस में 16 इंटू में 1, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने 1 है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, और एटम कितने हाइड्रोजन के 4 है। यहाँ पे कार्बन के एटम कितने 2 है, एक कार्बन कितना होता है 12 होता है। तो इसको आप सम करोगे तो ये आपके पास आ गया 44। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया है। इम्पेरिकल फार्मूला मास कितना आ गया 44 आ गया, कितना आ गया 44। तो यहाँ पे लिख देंगे 44U। इसको काट दोगे आप तो कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। इसका मतलब एन का मान कितना आ गया 2। अब आप निकाल लो मोलिकुलर फार्मूला, एन इंटू में क्या होता है इम्पेरिकल फार्मूला। अब एन का मान मेरे पास कितना है 2, तो लिख दो यहाँ पे 2 इंटू में C2H4O। तो देखो आपका आंसर बन गया आएगा C4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे C4H8 और O2 दैट विल बी द आंसर ऑफ मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला ये आपका C4H8O2 ओके। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक चेंजमेंट और भी कर सकता है वो, अगर मान लो मेरे पास देखो यही चेंज कर देता, यहाँ मोलिकुलर मास ना दे के यहाँ पे दे देता VD, वेपर डेंसिटी मान लो 44 है, कितनी है 44 है, कितनी है 44 मान लो ये दे देता, तो मैं कैसे करता। तो यहाँ मोलिकुलर मास निकालने के लिए मैंने अभी बता रखा है भाई मोलिकुलर जो मास है वो होता है 2 इंटू में VD, 2 इंटू में VD का मान कितना दिया है 44 मान लो। तो हम ऐसे करते 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो मेरे पास क्या जाता मोलिकुलर मास आ जाता। तो अगर किसी क्वेश्चन में VD दे देता है वेपर डेंसिटी, तो उसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोलिकुलर मास आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे पुट कर देंगे। ओके, तो ये था हमारे पास। ये आप कितने भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, चाहे वो इम्पेरिकल का हो मोलिकुलर का हो, ऐसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे।